नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। पुस्तक प्रभात में आप सबका स्वागत है। आज जो पुस्तक मैंने आज के कार्यक्रम के लिए चुनी है वो है इसलिए मेरा भारत महान। ये महान पुस्तक जो है बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने इसका संकलन किया, इसका चित्रांकन किया और इसे प्रस्तुत किया। बाबा सत्यनारायण मौर्य एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वो कवि हैं, विश्व के सबसे तेज पेंटर हैं जो लाइव पेंटिंग करते हैं स्टेज पे, भजन गायक हैं, संगीतकार हैं, विचारक हैं और एक महान देशभक्त हैं। अनेक राष्ट्रवादी आंदोलनों में आपकी सक्रिय भूमिका रही है, आप उनसे जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषयों पर अनेक प्रदर्शनियां आप देश विदेश में आयोजित कर चुके हैं। कहते हैं कि अतीत का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सुनहरे सपने, ये सब समाज में एक नई जागृति लाते हैं। तो बाबा मौर्य ने इस पुस्तक में भारत के वैभव का, भारत के गौरव का सचित्र वर्णन किया है। हमारी विरासत जो है अद्वितीय है। भारतीय ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जब विज्ञान की इतनी शाखाओं के नामों से विश्व की कोई संस्कृति परिचित तक नहीं थी, उस समय भी भारत में बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी तकनीकें सीखी जाती थी और सिखाई जाती थी। सृष्टि निर्माण के चिंतन में भारत के ऋषि स्वरूप वैज्ञानिकों ने मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं और पंच महाभूतों का जो भौतिक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक विवेचन किया है, वो नवीन विज्ञान के लिए, आजकल के विज्ञान के लिए बड़े ही आश्चर्य का विषय है। पंच तत्व को बड़े अच्छे तरीके से प्रतिपादित किया गया है, परिभाषित किया गया है। वैदिक सूत्रों के अनुसार अथर्वा ऋषि, उन्होंने सबसे पहले तालाब के मंथन से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है उसका जिक्र किया। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पानी से टरबाइन को ऑपरेट किया जाता है और उससे बिजली पैदा होती है। लेकिन ये सूत्र हमारे प्राचीन मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले भी दिया था। अथर्वा और अंगिरस, इन ऋषियों के नेतृत्व में अग्नि का खनन किया गया। कहते कि ऊर्जा पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यदि हम गणित की बात करें तो गणित की प्रमुख शाखाएं हैं अंक गणित, बीज गणित और ज्योमिति। भास्कर प्रथम जो ऋषि हैं, उन्हें जो अंक गणित का सबसे पहला ग्रंथ था लीलावती, उसमें अंकों का जिक्र किया है। बीज गणित जो है ऋषि ब्रह्मगुप्त की देन है। त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट का अद्वितीय योगदान है। बायनोमियल थ्योरम की बात करें तो ये पिंगल के छांदम सूत्र में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। विश्व आज जिन अंकों का प्रयोग करता है, चाहे वो किसी भी लिपि के हों, वो सब भारत के लिए है। शून्य के आविष्कार के आगे तो पूरा विश्व भारत के आगे नतमस्तक है। हमारी यज्ञ वेदियां जो है वो रेखा गणित पर आधारित होती थी। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सूत्र विश्व को दिया। भास्कराचार्य ने पाई का मान, जो कि आयत, वर्ग, शंकु, इन सब का ज्योमिति गणना के लिए इस्तेमाल होता है, पाई, उसका मान जो है लीलावती ग्रंथ में वर्णन है उसका। इसे अपरिमेय संख्या माना गया है। गणित की एक प्रमुख थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। यह सिद्धांत का जो सूत्र है मूलतः वैदिक है। बोधायन सूत्र में यह वर्णित है।
यदि हम ज्योतिष गणना की बात करें, काल विज्ञान की गणना की बात करें, जिसमें दिन है, रात है, पक्ष है, मास है, वर्ष है, ऋतु है, मौसम की गणना है, ये हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों में वर्णित है। ये सब विज्ञान पे आधारित थे, लेकिन कालांतर में उन पर काल्पनिक गाथाएं जो हैं वो हावी हो गई और उसका मूल स्वरूप जो है वो बिगड़ गया, वो समाप्त हो गया। और प्राचीन समय में विश्व काल गणना का केंद्र जो था उज्जैन में था। जिस ग्रीनविच को आज हमने विश्व में मान्यता दे रखी है, जिससे पूरा विश्व अपना रेफरेंस टाइम निकालता है, अपना संदर्भ समय निकालता है, वो एक समय हमारे उज्जैन से होती थी। सप्ताह के जो नाम है वो भारत की देन है। ज्योतिष में वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि अनेक ज्योतिषियों ने ज्योतिष को ज्योतिर्मय बना दिया। उस ज्योतिर्मय परंपरा को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। चाहे ग्रहों की स्थिति हो, ग्रहण हो, उनका पृथ्वी के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव हो, उनके अनिष्ट से बचने के उपाय हों, ये सभी पंचांग पर आधारित विषय रहे हैं। भारतीय कैलेंडर में प्रारंभ से ही काल गणना का सूक्ष्मता से ध्यान रखा गया। कल्पाब्द हो, सृष्टि हो, ये संवत जो है लाखों वर्ष पुराने हैं। आज हम 2020 में हैं और हम ईसा पूर्व कुछ वर्षों की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू जो सनातन संस्कृति है वो तो लाखों वर्ष की बात करता है। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन किया गया है और महर्षि कणाद ने इसकी परिभाषा भी दी है। और इसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने 16वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया। कोपरनिकस, जिसको हम मानते हैं कि उन्होंने सौरमंडल और उसके ग्रहों के बारे में बताया, लेकिन हमारे वैज्ञानिक वैदिक मनीषियों ने अनादिकाल से ही इस बात को बताया कि विभिन्न ग्रहों की प्रकृति क्या है, विभिन्न ग्रहों का आकार क्या है और कितने ग्रह सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कणाद ऋषि ने सूक्ष्मतम कण जो है, जो इसको हम अणु के नाम से जानते हैं, उन ऋषि ने उसका स्वरूप बताया। बाबा मौर्य अपनी किताब में वर्णन करते हैं कि चाहे प्रकाश की गति हो, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, पैराशूट की बात करें, इन सब का उद्धरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, उनका स्पष्ट उल्लेख है। हमारे ग्रंथों में 6 प्रकार की बिजली का उल्लेख है, बैटरी का, इसका वर्णन है, और ये सब वर्णन अगस्त्य संहिता में आता है। अनेक अभिलेखों से पता लगता है कि नौका निर्माण में भारत अग्रसर था। हम ये कहते हैं कि वास्को डी गामा भारत में आया, कोलंबस अमेरिका में गया, लेकिन जिस नौका से गया उसका निर्माण तो भारत में हजारों वर्षों से था। और इस पुस्तक की ये विशेषता है कि इसमें जितने भी सिद्धांत हैं उनका पौराणिक उद्धरण दिया गया है और चित्रांकन के माध्यम से उनको स्पष्ट परिभाषित किया गया है। पुराने ग्रंथों में हमारे मिसाइल का उल्लेख है, प्रक्षेपात्रों का उल्लेख है, और ऐसे प्रक्षेपात्र जो मन की शक्ति से संचालित होते थे। ऋषि भरद्वाज जी, उन्होंने विमान की परिभाषा दी, विमान कैसे चलता है, ये सब भारद्वाज ऋषि जी का डिजाइन है। और ऐसे विमान जो है पृथ्वी में, जल में, अंतरिक्ष में चल सकते हैं और विभिन्न लोकों की यात्रा करके आप इन विमान का उपयोग कर सकते हैं। इन विमानों की सहायता से आप विभिन्न लोकों का यात्रा कर सकते हैं। विमान शास्त्र जो है उसमें सौर ऊर्जा का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि ये जो विमान हैं वो सौर ऊर्जा से चलते थे। इसके अलावा जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, चाहे पहिए का आविष्कार हो, चाहे विभिन्न प्रकार के रसायन हों, लवण हो, रस हो, अम्ल हो, क्षार हो, ये सब हमारी पुरातन परंपरा के अहम अंग रहे हैं
और इन सब का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। कांच की बात करें, स्टील की बात करें, विभिन्न धातुओं की शोधन क्रिया की बात करें, विभिन्न उद्देश्यों में इनका प्रयोग की बात करें, ये सब भारत में हुआ। और शरीर की जो जटिल संरचना है उस पे अध्ययन अगर किसी देश में हुआ है तो वो भारत में हुआ है। शरीर की संरचना के मान से कैसे व्यायाम करना चाहिए, कैसे ध्यान की विधियां हैं, उनका जो आविष्कार है किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं। महर्षि पतंजलि इस विज्ञान के, इस योग विज्ञान के प्रणेता थे। आज पूरा विश्व उनके लिए कृतज्ञता का भाव अर्पित करता है। आयुर्वेद की जो संपूर्ण स्वास्थ्य पद्धति है वो भारत की देन है। और कोरोना काल में हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है इन भारतीय पद्धतियों में अपनी निष्ठा रख रहा है। महर्षि चरक ने अनेक बीमारियों के बारे में बतलाया, उनके इलाज के बारे में बतलाया। और महर्षि सुश्रुत जो है विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। उनके पास 125 शल्य चिकित्सक के यंत्र थे। उन्होंने न्यूरो सर्जरी की, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की। ये सब बाबा मौर्य ने अपनी किताब के माध्यम से बतलाया है। चाहे कृषि के यंत्र हों, हथकरघा हो, सिंचाई हो, जल संग्रहण की बात करें या यंत्र रचना, इन सब में हम सर्वोपरि थे। विश्व की प्राचीनतम जो नगर परियोजना है वो भारत में थी। और सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो थे भारत में थे। इस बात का उल्लेख जो है अनेक विदेश यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है, अपने ग्रंथों में किया है। और इतनी सारी विशेषताएं हैं, तभी हमारा भारत महान था। हम जगह जगह लिखा हुआ पढ़ते हैं कि भारत महान, मेरा भारत महान। वो मेरा भारत महान ऐसे ही नहीं है। हर क्षेत्र में हमारा विज्ञान जो था काफ़ी विकसित था और हम विश्व के अग्रणी थे, विश्व के गुरु थे, इसलिए भारत महान था। और इस बात को भली भांति बाबा मौर्य ने हम सबको बतलाया है कि हमें भारत का जो अतीत है उस पर गर्व करना चाहिए। और आने वाले समय में भारत एक बार फिर विश्व गुरु होगा। ये सब लोग इस बात को मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।